Hello, myself Manoj Kumar Gupta, Senior Faculty in Physics Department, Resonance, Kota. Today we are discussing 24th January 2023 JEE Mains Official Paper. Physics के इस पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है, if two vectors p vector I cap plus 2mj cap plus mk cap and q vector 4i minus 2j cap plus mk cap are परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत ही सिंपल है, एक p वेक्टर दूसरा q वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर गिवन है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, i कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा m का वैल्यू 2 होगा। सो m इज इक्वल टू 2 विल बी द आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, let gamma 1 be the ratio of the molar specific heat capacity at constant pressure and molar specific heat capacity at constant volume for monoatomic gas। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू होता है 5/3 Cp/Cv, और ये Cp/Cv होगा 5/2 R अपॉन 3/2 R, और हम ये कह सकते हैं इट विल बी 5/3। इसी तरह से डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा 2 का वैल्यू होगा Cp/Cv, this will be 7/2 R upon 5/2 R is equal to 7/5। क्वेश्चन में एक बात और गिवन है, कंसीडर द डायटोमिक गैस इज रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर मीन्स इसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, 0, इसलिए गामा का वैल्यू 7/5 ही होगा। तो गामा 1 अपॉन गामा 2 हमें कैलकुलेट करना है। गामा 1 अपॉन गामा 2 विल बी 5/3 डिवाइडेड बाई 7/5। So it will be 25 upon 21। 25 upon 21 सेकेंड ऑप्शन में है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीजेज एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो बिल्कुल सही है, यदि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम फॉर्मूला लिखते हैं, G इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। स्मॉल हाइट के लिए हम इसको ये लिख सकते हैं GH इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R फॉर H लेस देन R। यदि हम डेप्थ में जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला G डेप्थ इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस D/R। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप ऊपर जाएंगे तो भी G की वैल्यू कम होगी, अर्थ सरफेस से अंदर जाएंगे तो भी G की वैल्यू कम होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी सेम एट हाइट H एंड D फ्रॉम अर्थ सरफेस इफ H बराबर D, ये बिल्कुल सही नहीं है। यदि हम स्मॉल डिस्टेंस की भी वैल्यू कैलकुलेट करें तो G इंटू 1 माइनस 2H/R इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस D/R, और यहाँ से हम कह सकते हैं 2H इज इक्वल टू D। स्मॉल हाइट्स पर भी 2H इज इक्वल टू D होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो डेप्थ में उतना ही G हमें 2 किलोमीटर अंदर जाके मिलेगा। सो स्टेटमेंट 2 इज द फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric potential at the center of two concentric half rings of radius r1 and r2 having same linear charge density lambda। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू KQ/R सेंटर पे, और Q होगा लैम्डा इंटू L, K लैम्डा L इंटू R, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है। L की वैल्यू सेमी रिंग के लिए हम लिख सकते हैं इट इज 1/4πε0 लैम्डा। L की वैल्यू लिख सकते हैं πr, और R सेंटर से रेडियस डिस्टेंस है, तो इसका जो सही जवाब बनेगा λ/πε0। एक रिंग की वजह से सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो λ/4ε0 होगा। अब यहाँ पे 2 रिंग है, रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ O का जो टोटल पोटेंशियल होगा दैट विल बी λ/4ε0। दूसरी रिंग के कारण भी λ/4ε0, क्योंकि दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है। सो आंसर विल बी
लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो बहुत ही सिंपल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। एएम ब्रॉडकास्ट में सबसे कम लीनियर वेवलेंथ का यूज होता है। सबसे कम वेवलेंथ इसमें हमें दिखती है 540 टू 600 किलो हर्ट्ज। सो सेकेंड जो है वो एएम ब्रॉडकास्ट का होगा। एफएम ब्रॉडकास्ट में 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी यूज होती है, 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज। सो इट विल बी फर्स्ट। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में मेगाहर्ट्ज होती है लेकिन हायर मेगाहर्ट्ज होती है, तो इट विल बी अबव 100 मेगाहर्ट्ज। सो फोर्थ विल बी द टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा दूर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को भेजा जाता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, एंड इट विल बी 3.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज। सो इसका होगा थर्ड। अब इस कॉम्बिनेशन में यदि हम देखें तो सेकंड ऑप्शन में हमें मिलता है ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग of spring constant 12.5 न्यूटन पर मीटर while the other end of the spring is fixed at O। इस तरह से है। और इसका मास है 0.2 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट है 12.25 न्यूटन पर मीटर के। अब क्वेश्चन में कहा है कि भाई इफ द बॉडी मूव्स अबाउट ए इन सर्कुलर मोशन ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड, तो थोड़ा सा एलोंगेशन आ जाएगा स्प्रिंग में। इसकी लेंथ हो जाएगी L प्लस एक्स। पहले इसकी नेचुरल लेंथ को L एज्यूम कर लेते हैं, और ये सर्कुलर मोशन में इस तरह से रोटेट कर रही है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 5 से, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा और वो हमें स्प्रिंग फोर्स से मिलेगा, दैट विल बी kx। तो कुछ एलोंगेशन इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू नेचुरल लेंथ विल बी। तो देखिए इसकी रेडियस हो गई है L प्लस एक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स। यहां से हमें x अपॉन L के बारे में पूछा है, रेशियो ऑफ द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू द नेचुरल लेंथ, मतलब वी रिक्वायर्ड x अपॉन L। सॉल्व कर लेंगे, x अपॉन L का वैल्यू हमें मिल जाएगा। k का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 12.5, x, m का वैल्यू 0.2, ओमेगा का स्क्वायर होगा 25 इंटू L प्लस एक्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 25 अपॉन 20 ये हो जाएगा 5 L प्लस एक्स इज इक्वल टू 12.5 x। तो इट विल बी 125 बाई 10, और ये होगा 25। 5 अपॉन 2 x इज इक्वल टू L प्लस एक्स। सो इट विल बी 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 x इज इक्वल टू L। x अपॉन L की वैल्यू मिलेगी हमें 2 बाई 3। So 2 by 3 is the correct option. 2 by 3 is in the second option. Next question. Logic gate equivalent to given circuit diagram is। तो ये एक सर्किट डायग्राम है, इससे हमें पता करना है कि लॉजिक गेट, ये जो सर्किट है ये किस लॉजिक गेट के ऑपरेशन से मैच करता है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये बल्ब है, यदि ये दोनों स्विच ऑन हो जाए देन ओनली the bulb will be off, means we will not get output here। कैसे देखिए, यदि ये ऑन हो जाए और ये भी ऑन हो जाए तो फिर करंट इस तरफ से पास होगा एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि यदि 1 1 मिलता है, इसका मतलब 1 और इसका भी 1, तो हमें यहां आउटपुट मिलेगा 0। अब यदि इनमें से कोई एक स्विच ऑन है, ये ऑन है मतलब 1,
और ये 0, तो भी बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि इस तरफ करंट नहीं जाएगा और करंट इस तरफ से पास होगा, देन बल्ब विल बी ग्लो। तो हमें मिलेगा 1 0 का ऑप्शन 1। तो देखिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, 0 1 का हमें मिलता है 1। इसी तरह से ये वाला स्विच ऑफ कर दें और ये वाला ऑन कर दें तो भी हमें 0 1 का भी बल्ब ग्लो हो जाएगा, 1 मिलेगा। दोनों स्विच ऑफ रखते हैं, दोनों स्विच को ऑफ रखते हैं तो भी हमें बल्ब ग्लो होता हुआ दिखेगा। और यदि दोनों स्विच ऑन कर देते हैं, जैसा कि यहां पे मैंने किया है, तो हमें करंट पूरा इधर से पास होगा, क्योंकि सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब का सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और करंट विल पास थ्रू इन दिस वे। तो आप कह सकते हैं कि हमें बल्ब ग्लो होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसा आउटपुट हमें किस में मिलता है? दिस इज द आउटपुट ऑफ NAND गेट। NAND गेट मीन्स A डॉट B बार। देखिए A डॉट B और A डॉट B बार, ये NAND गेट का आउटपुट है। ये 0 ये 1, तो A डॉट B 0 होगा, हमें मिलेगा 1 1 0, ये 0 मिलेगा तो हमें इधर मिलेगा 1, ये 0 ये 0, तो हमें A डॉट B 0 मिलेगा, ये इधर मिलेगा 1, और ये 1 और ये 1, तो यहाँ हमें A डॉट B 1 मिलेगा और A डॉट B बार में हमें 0 मिलेगा। सो इट इज सिमिलर टू द ऑपरेशन ऑफ NAND गेट। सो NAND गेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। When a beam of white light is allowed it to pass through the convex lens parallel to principal axis, the different colors converge at different points। देखिए ये कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर व्हाइट लाइट बीम जा रहा है, व्हाइट लाइट बीम जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1/f होता है दैट इज n-1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अब आपको पता है कि वॉयलेट के लिए अलग वेवलेंथ होगा, तो 1/f भी अलग होगा, 1/r1 माइनस 1/r2। रेड के लिए अलग होगा, 1/f रेड, दैट इज nr माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां हमें मिलेगा वॉयलेट और रेड हमें मिलेगा आगे, इस तरह का हमें पैटर्न मिलेगा। If the colors of light converge at different points of the principal axis after the refraction, and this is called chromatic aberration। कलर सेपरेशन की ये जो प्रॉपर्टी होगी ये क्रोमेटिक एब्रेशन के नाम से जानी जाती है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। A photon is emitted in a transition from n is equal to 4 to n is equal to 1 in hydrogen atom. The corresponding wavelength for this transition is, h का वैल्यू गिवन है, हम इसे ही यूज करते हैं। देखिए हम कह सकते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hc/λ। E2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, फर्स्ट में आ रहा है, और E1 का वैल्यू लिख देंगे -13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। Z इज इक्वल टू 1 है। H का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा हमें मीटर में मिल जाएगा। सो इट विल बी 13.6 1 माइनस 1/16, 1 माइनस 1/16, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7/λ। सो लैम्डा की वैल्यू होगी 13.6 15/16 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻7/λ, और जो लैम्डा होगा वो हमें मिल जाएगा 16/15 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 13.6 मीटर, और इसे नैनोमीटर में चेंज करके लिख देंगे तो इट विल बी 16 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 13.5 10⁻⁻9, दिस विल बी नैनोमीटर।
इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 94.1 नैनोमीटर। सो 94.1 नैनोमीटर जो हमें ऑप्शन मिलता है, दैट विल बी द फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। बीटी ग्राफ गिवन है, रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है, हम जानते हैं। वेलोसिटी टाइम का एरिया हम लिख लेते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है कि 0 से 2 सेकंड तक ये सेम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, 2 से 4 तक ये फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है, 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये अगेन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है अप टू 8 सेकंड, और फिर ये 10 सेकंड तक नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये एरिया प्लस लिखा जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस, और डिस्टेंस के लिए इन सबको हम प्लस लिखेंगे। तो दिस एरिया विल बी 8 into 2 16, दिस एरिया विल बी 4 into 4 will be 16, this area will be minus 4 into 2 will be minus 8, and this area will be minus 4 into again 2, तो this will be minus 8। तो पहले ये 16 मीटर राइट में चलता है, फिर ये 8 मीटर लेफ्ट में चलता है, फिर ये 16 मीटर पॉजिटिव में चलता है, और फिर ये 8 मीटर वापस रिटर्न होता है। इस तरह से ये चलता है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हम कह सकते हैं इन दोनों एरिया का सम 32 और ये 8 माइनस 16, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 16, 32 माइनस 16 विल बी 16। डिस्टेंस ट्रेवल में हम कहेंगे सबका मॉड S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। तो ये लिखेंगे हम 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8, सो इट विल बी 48। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल 16/48, इट विल बी 1/3। सो 1/3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। वाइंडिंग में टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखे हैं, हम इसे टर्न पर मीटर बना लेते हैं। तो 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब है 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 टर्न्स पर मीटर, तो दिस विल बी स्मॉल n। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स गिवन है। n का वैल्यू हम लिख सकते हैं 7000, और I का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, तो इट विल बी व्हाट 56, 7 2 14 14 4 जा 56 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्वेश्चन में 10⁻⁻4 में गिवन है, तो इसको 56 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है बस, इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये 150 से थोड़ा ज़्यादा होगी वैल्यू, और 150 से बड़ी वाली वैल्यू 176 के आसपास आएगा। 176 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला विल बी द करेक्ट ऑप्शन 4। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन बेस्ड सवाल है। स्टील इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। बहुत ही बढ़िया। स्टील को इसीलिए कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस में यूज किया जाता है क्योंकि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी अच्छी खासी होती है। स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई। तो ये भी एकदम सही है। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। और इस तरह का आंसर है सेकंड ऑप्शन में। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। Next question number 13. The frequency nu and oscillating liquid drop may depends upon radius r of the drop, density rho and liquid
द सरफेस टेंशन एस पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ये, तो फ्रीक्वेंसी आर पावर ए, रेडियस पावर ए, रो पावर बी और सरफेस टेंशन पावर सी पे डिपेंडेंट है, ऐसा गिवन है। हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो ये होता है 1/t, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो इट विल बी t पावर -1। आर को हम लिख सकते हैं l पावर a, रो को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब m l -3 पावर b। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का होता है mlt -2 अपॉन l, l कैंसिल हो जाएगा तो mt -2, तो इट विल बी mt -2 पावर c। तो यहां से हम इसे कंपेयर करके इक्वेशंस बना लेंगे, m पावर b और m पावर c, b प्लस c, l पावर a -3b, l पावर होगी a -3b, और t पावर हमें मिलती है -2c, और ये इधर m पावर 0, l पावर 0 और t पावर -1 से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से t को सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, तो जो 2c का वैल्यू है वो 1 के बराबर होगा, 2c विल बी 1, सो c विल बी हाफ। अब l को कंपेयर कर लेते हैं, या m का 0 है, ये b प्लस c, सो b प्लस c 0 होगा, इसका मतलब b का वैल्यू होगा -c मीन्स -1/2, तो b का वैल्यू -1/2 और c का वैल्यू हमें मिल गया +1/2। इस तरह से हम a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और a -3b का वैल्यू होगा l का पावर 0 है 0, तो a का वैल्यू 3b के बराबर होगा, और b का वैल्यू हमें मिला -1/2, सो a का वैल्यू होगा -3/2, इट विल बी -3/2। तो -3/2, -1/2 और +1/2, ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू द वैक्यूम डिस्क्राइब्ड बाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल करती है। देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट, सेम क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी हमने देखा था, और ये c जो होता है दैट विल बी ω/k, और इसको हम E0/B0 लिख देते हैं, और यहां से हम कह सकते हैं B0 × ω दैट विल बी E0k E0। शिफ्ट 1 में इसका वेक्टर वाला रिलेशन पूछा था, k क्रॉस E0 इज इक्वल टू B0 वेक्टर × ω, ये था। यहां पे सही ऑप्शन होगा जो k E0 is equal to ω/B0, so option number 3 will be the correct option. A cell of EMF 90 volt is connected across a series combination of two resistors 100 ohm resistance। ठीक है, एक सेल है 100 ओम के दो रेजिस्टर्स से कनेक्ट किया जाता है, 90 वोल्ट के सेल, 90 वोल्ट का ये सेल है। ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज यूज्ड, 400 ओम का एक वोल्ट मीटर यूज किया जाता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी। तो देखो पहले इस तरफ लगाएंगे और उस तरफ लगाएंगे, दोनों तरफ सेम ही हमें रीडिंग मिलने वाली है। 400 ओम और 100 ओम का जो इक्विवेलेंट होगा वो निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये 400 × 100 डिवाइडेड बाई 500, ये इनका आर इक्विवेलेंट होगा, और इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 80 ओम। तो दिस सर्किट लुक्स लाइक 80 ओम। इस 80 ओम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, एंड दिस इज 100 ओम। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें लिखनी है, ये 90 वोल्ट है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसमें जो करंट जाएगा वो 90 अपॉन 180 एम्पियर जाएगा, दिस विल बी 1/2 एम्पियर, और यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं I × 80। I × 80 मीन्स व्हाट, 1/2 × 80, 1/2 × 80, इतना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट इस पर होगा 40 वोल्ट।
दूसरी तरफ लगा देंगे तो दूसरी तरफ भी 40 वोल्ट ही मिलेगा. सो आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन. A metallic rod of length L is rotated with an angular speed omega normal to the uniform magnetic field B about an axis passing through one end as shown in figure. Induced EMF in the rod will be. ये rod magnetic field में कुछ इस तरह से rotate कर रही है. B मैग्नेटिक फील्ड है. बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम सब लोग याद रखते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड होगा एंड और हिंज पॉइंट के बीच में, दैट विल बी ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. हम चाहें तो इसको डिराइव कर सकते हैं. यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं डी एक्स लेंथ का और इसकी वेलोसिटी को लिखते हैं v बराबर ओमेगा एक्स, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस x है. तो x डिस्टेंस पे डी एक्स एलिमेंट में इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि हम लिखें तो हम सब जानते हैं डी ई की वैल्यू वी वी डी एक्स होगी, और ये पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐड कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई दिस विल बी बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to L. ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन ए माउंट एवरेस्ट बिकम्स फास्ट. असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. माउंट एवरेस्ट पर पेंडुलम क्लॉक फास्ट हो जाएगा. देखिए यदि हम हाइट पर जाते हैं तो जी कम हो जाता है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. अब जी कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगी. तो यहां आंसर डिटेक्ट हो गया स्लो. क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है फास्ट हो जाएगी. सो असर्शन विल बी रॉन्ग. द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट एज द वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये सही है. तो असर्शन इज फॉल्स, इनकरेक्ट, एंड रीजन इज ट्रू. तो assertion is not correct and reason is correct. So option number 3 will be the correct answer. The distance of the earth from the sun is 1.5 into 10 raised to power 6 kilometer. The distance of an imaginary planet from the sun if its period of revolution is 2.83 years. तो ये केपलर्स लॉ पर बेस्ड है क्वेश्चन. तो हम जानते हैं कि केपलर्स लॉ थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है. एक प्लेनेट तो अर्थ ही है और दूसरा प्लेनेट जो है कोई दूसरा इमेजिनरी प्लेनेट है. तो हम कह सकते हैं कि T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर दैट विल बी R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब. हमें ये R2 निकालना है. तो R2 क्यूब इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R1 क्यूब. सो R2 विल बी T2 अपॉन T1 होल पावर 2/3 R1. T2 by T1. T2 गिवन है 2.83 ईयर्स. 2.83 ईयर्स और अर्थ का टाइम पीरियड 1 ईयर होता है कि होल पावर 2/3 और डिस्टेंस ऑफ अर्थ 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर ऐसा गिवन है. 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर्स. ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे ना 2.83 की होल पावर 2/3 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, तो ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 2 आएगी. काफ़ी क्लोज आएगा 2.007 ऐसा कुछ आएगा इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6. सो इट विल बी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर्स. 3 इंटू 6 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर सेकेंड ऑप्शन में है. सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. In an isothermal process, the change in the pressure and the volume of a gas can be represented for 3 temperatures. T3 greater than, T2 greater than. तो P3V3 greater than P2V2 greater than P1V1 ऐसा होगा. और आइसोथर्मल कर्व हम बनाते हैं, हमें पता है कि PV का आइसोथर्मल कर्व कुछ इस तरह का होता है. अब जैसे जैसे PV बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे PV सबसे ज़्यादा होगा P3V3. So it will be temperature T3, it will be T2 and it will be T1. T3, T1, T2. तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है. फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Alpha particle
a proton and an electron have the same kinetic energy, which of the following is the correct case of the de Broglie wavelength? देखो de Broglie wavelength का फॉर्मूला लैम्डा de Broglie h अपॉन p होता है। p को हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर लेते हैं अंडर रूट 2m के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल थ्री विल बी सेम, तो E के सेम है, इसका मतलब लैम्डा डी ब्रोगली प्रोपोर्शनल टू 1/√m हो जाएगा। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन उससे कम होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है। इसका मतलब लैम्डा डी ब्रोगली जो अल्फा का होगा वो सबसे कम होगा, लैम्डा प्रोटॉन उससे बड़ा होगा और लैम्डा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। तो लैम्डा अल्फा लेस देन लैम्डा प्रोटॉन लेस देन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, जो कि सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 21 ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 20%। तो लेंथ को स्ट्रेच करके L से 1.2L कर दिया है। 20% मीन्स 1.2L, 20% इंक्रीज कर दिया है। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेच करने पर रेजिस्टेंस L² के प्रोपोर्शनल होता है। तो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो R डैश दैट विल बी 1.2L का होल स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो R डैश इज इक्वल टू 1.44 R हो जाएगा। इट विल बी 44% मोर, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं R डैश माइनस R अपॉन R इंटू 100 विल बी द परसेंटेज चेंज। इट विल बी 1.44 माइनस R अपॉन R इंटू 100, तो इट विल बी 0.44 इंटू 100%। सो 44% इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो 44 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये इंटीजर टाइप है, तो 44 will be the correct answer. 3 identical resistors of resistance 12 ohm and 2 identical inductors with self inductance L बराबर 5 millihenry are connected to an ideal battery with EMF of 12 volt as shown in figure. The current through the battery after the switch has been closed. तो after long time after the switch has been closed, तो you know लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड, तो ये जो इंडक्टर हैं ये वायर की तरह हो जाएंगे, स्टेडी स्टेट आ जाएगा। स्टेडी स्टेट पर इंडक्टर का रोल खत्म हो जाएगा एंड दीज आर वायर्स। अब यदि ये वायर हो जाएंगे तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, आर आर आर। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा दैट आर इक्विवेलेंट विल बी R/3। पैरेलल में तीन रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो इनका R इक्विवेलेंट हम ऐसा लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, सो इट विल बी 3/R और इसे R इक्विवेलेंट को R/3 लिख सकते हैं। तो करंट थ्रू द बैटरी हमें पूछा है I विल बी V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V का वैल्यू 12 है, 12 अपॉन R इक्विवेलेंट इज R/3, सो इट विल बी 36/R। R का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 12, सो अगेन इट विल बी 36/12 ohm, so 3 ampere will be the current passing through the battery. क्वेश्चन में पूछा करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग टाइम आफ्टर, तो 3 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 mm and density 10.5 gram is dropped in the glycerine of coefficient of viscosity 9.8 poise and the density 1.5 gram per cc. The viscous force on the ball when it attains constant velocity is 3696 into 10 raised to power minus x Newton. The value of x will be, देखिए जब ये बॉल किसी ग्लिसरीन में जाएगी तो इस पर एक फोर्स होगा mg, एक फोर्स होगा F बायोन्सी और एक फोर्स होगा F विस्कस। इस तरफ एक्सेलरेट करेगी शुरुआत में, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब मैं कह सकता हूं इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया है। इसका मतलब इस पर mg माइनस fb
माइनस एफ विस्कस, इन सब का सम 0 हो गया है, तो एफ विस्कस हमसे पूछा है तो दैट विल बी एम जी माइनस एफ बी। एम जी माइनस एफ बी लिख सकते हैं, एम जी को लिख सकते हैं रो वी जी, रो ऑब्जेक्ट वी जी, और एफ बायोन्सी को लिख सकते हैं रो लिक्विड वी जी। इट मीन्स इट इज रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। एफ विस्कस इतना होगा, एफ विस्कस का वैल्यू ही हमें एक तरह से पूछा है, तो रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, दिस विल बी द एफ विस्कस। इसे यूज करेंगे तो हमें विस्कस कोफिशिएंट और इसकी जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमें सारे डेटा गिवन है। ये ड्रॉप जो बॉल है उसकी डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सीसी, तो 10.5 माइनस 1.5, सीजीएस से इसको एमकेएस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 10⁻3। 4/3 पाई आर एमएम में गिवन है, इसको 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, तो इट विल बी 10⁻³ की होल पावर 3, और जी का वैल्यू 9.8 गिवन है, तो उसको हम 9.8 ही लिख देते हैं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस विल बी व्हाट 9 इंटू 9.8 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 10⁻, हमें मिलेगा -6, -9 + 3 दैट विल बी -6, और इसे सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन हमें मिलेगा ना, दिस विल बी 3696 अप्रोक्सीमेटली, कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी, और इंटू 10⁻⁻6, ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है 3696, तो इट विल बी 3696। वैसे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पर 10⁻⁻7। सो हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी ही नहीं है, हमें तो ये पावर पूछी है, तो ये थोड़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, लेकिन ये पावर का वैल्यू होगा -7। सो x का वैल्यू हमें पूछा है क्वेश्चन में, x विल बी 7। सो यू नीड नॉट टू यूज दिस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम चाहें तो कर भी सकते हैं इसे, यदि हम पहले ये एफ विस्कस की वैल्यू 6 पाई ईटा आर भी होती है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। पहले टर्मिनल वेलोसिटी के उस फॉर्मूले से वी टर्मिनल निकालिए और वी टर्मिनल को यहाँ पुट कर दीजिए, तब भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी मोर कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of a time dependent force। तो एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है F इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस 3t² j कैप, इस तरह से एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। तो इससे एक्सेलरेशन लिख लेते हैं F/m, m 1 kg है, तो सेम ही वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की टी आई कैप प्लस 3t² j कैप। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पावर डेवलप्ड, पावर होती है F.v, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें चाहिएगा, तो v का जो वैल्यू हो जाएगा dv/dt, दैट विल बी टी आई कैप प्लस 3t² j कैप। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, dv दैट विल बी t dt आई कैप प्लस 3t² dt j कैप, 0 से t, एंड दिस विल बी 0 to v। क्वेश्चन में इस तरह से हम वेलोसिटी बता कर सकते हैं, दैट वेलोसिटी विल बी t²/2 आई कैप प्लस t² dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ 3, तो 3 विल बी कैंसिल एंड 3t³ 3 j कैप। इस तरह से हमें ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब पावर होती है F.v, फिर से लिखते हैं F.v, F का वैल्यू है टी आई कैप प्लस टी आई कैप, टी आई कैप प्लस 3t² j कैप डॉट वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की है, दैट विल बी t²/2 आई क्यूब,
टी स्क्वायर बाई 2i कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टी क्यूब बाई 2 प्लस 3t पावर 5। दिस विल बी द पावर। अब आपको कहा है पावर है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हम इसमें t बराबर 2 पुट कर देते हैं। t बराबर 2 पुट करते हैं तो t बराबर 2 का जो पावर होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। दैट विल बी 2 क्यूब बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 पावर 5। 2 पावर 5 होता 32, 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 96। तो ये तो हो गया, फर्स्ट टर्म तो आ जाएगा 4, सेकेंड विल बी 96 और इनका सम आ जाएगा 100 वॉट। तो 100 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। सो 100 वॉट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में है, मास अटैच टू फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग एग्जीक्यूट एसएचएम विद ए पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, स्प्रिंग मास सिस्टम। तो इस मास का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, मास का वैल्यू गिवन नहीं है, मास का वैल्यू नहीं है लेकिन टाइम पीरियड 1 है, तो दिस t विल बी 1। नाउ मास इज इंक्रीज्ड बाई 3 kg। इंक्रीज्ड बाई 3 kg मतलब हमने मास को कर दिया है m प्लस 3 अपॉन k एंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेज बाई 1 सेकेंड, मतलब पहले 1 था, 1 से इंक्रीज हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो m अपॉन m प्लस 3 रूट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1/2 और इसे सॉल्व करके m निकाल लेते हैं। तो m प्लस 3 विल बी 1/4। सो 4m इज इक्वल टू m प्लस 3, 3m इज इक्वल टू 3। तो m का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1 kg। तो 1 kg विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो 1 विल बी द आंसर। सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन ऑफ द न्यूक्लियस इज 200 MeV। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। एनर्जी रिलीज्ड इफ ऑल द एटम्स ऑफ 120 ग्राम ऑफ प्योर X240 अंडरगोज द फिशन। तो इसमें हमें नंबर ही कैलकुलेट करना है बेसिकली। 120 ग्राम प्योर X में तो हमें पता है मास नंबर हमें गिवन है 240, तो मोल्स की वैल्यू होगी 120 डिवाइडेड बाई 240 मोल्स, इसका मतलब हाफ मोल्स। अब हाफ मोल्स का मतलब हो गया 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ X। तो इट विल बी 3 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ X। और क्वेश्चन में बहुत ही सिंपली गिवन है कि एक X एटम जो होता है ना वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी रिलीज्ड को हम कह सकते हैं 3 इंटू 10⁻23 एटम्स और एनर्जी पर एटम इज 200। सो इट विल बी 600 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में हमें लिखा है 10⁻25 के फॉर्म में, तो 6 इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r ऑफ लेंथ l हैज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। तो इस तरह का एक सॉलिड सिलेंडर है और इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दिस विल बी mr²/2 होगा, r इसका रेडियस है। अब दूसरी बात इसमें से कहा है कि ये कॉन्सेंट्रिक, इसकी डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं ρ = πr²l, क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन कट कर रहा है। तो ये कहने की एक अनदर सिलेंडर ऑफ रेडियस r डैश बराबर r/2 एंड लेंथ l/2 इज कार्व्ड आउट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो जो मास होगा ना सेकंड सिलेंडर का दैट विल बी ρ × पाई, रेडियस विल बी r/2 मतलब r/2 का स्क्वायर एंड लेंथ विल बी l/2। तो इसका जो वैल्यू होगा दिस विल बी m/8। m/8 मास, तो उसका मास होगा, रेडियस r/2 है, तो I2 विल बी होगा कार्ड। क्वेश्चन में कहा I2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कार्ड आउट सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर हमने इसमें से बाहर निकाला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है इसका। तो I2 विल बी अगेन m2 r/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। m2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m/8 r
square by 4 divided by 2. So it will be 1 by 32 mr square by 2 और mr square by 2 की वैल्यू है I1, तो मैं कह सकता हूं इट विल बी I1 by 32. तो जो कार्ड आउट सिलेंडर है, कार्ड आउट सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 by 32 होगा. हमसे क्वेश्चन में पूछा है I1 by I2, सो I1 by I2 का वैल्यू हो जाएगा 32. 32 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. A single turn current loop of shape of right angle triangle with side 5, 12 and 13 centimeter is carrying current 2 ampere. मतलब एक ट्राइंगल है इस तरह से, दिस विल बी 5, 12 और 13. इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहा है. ए लूप इज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.75 टेस्ला whose direction is parallel to current in the 13 सेंटीमीटर. तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इस तरह से है. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर ओनली. इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लिखना है, तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं. तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर इज व्हाट, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. I का वैल्यू तो 2 एम्पियर ही है, लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर है, मींस 5/100 मीटर. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.75 टेस्ला, 0.75 टेस्ला. और साइन थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट विल बी 12/13. ये है आंसर. अब इट विल बी XY 130. देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो 75 विल बी, ये 100 लिख दें, तो इट विल बी 3/4. 4 3 जा 12. ये 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे ये आ गया. तो x विल बी 3 into 3 होना चाहिए. 3 into 3, 3 into 3, 3 इधर बच गया और 3 ये बच गया, तो इट विल बी 9/130. 9/130 न्यूटन. तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी द 9. सो करेक्ट आंसर विल बी 9. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance 15 picofarad. The separation between plates becomes twice and the space is filled. तो इसके सेपरेशन को twice, ये D है, twice कर दिया है और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है K, जिसका K का वैल्यू 3.5 है. The new capacitance is X/4 picofarad. So okay, first C will be 15 picofarad, that is epsilon naught A/D. Now C dash will be 3.5 K epsilon naught A/D. K का वैल्यू 3.5 है, तो K epsilon naught A अपॉन डिस्टेंस को 2D लिख देते हैं, तो इट विल बी 3.5/2 मल्टीप्लाइड बाई C का वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन है 15 पिकोफैरड, ये है. तो ये जो जवाब होगा दैट विल बी X/4 पिकोफैरड. तो इसको X/4 पिकोफैरड लिख देते हैं. तो X का वैल्यू हमें बताना है, तो X विल बी 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 पिकोफैरड. तो ये 2 से 2 कैंसिल और 7 into 15 आ जाएगा. 7 into 15 विल बी 105. X का वैल्यू होगा 105. सो 105 इज द करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 30 will be the last question of the paper. A convex lens of refractive index 1.5 and focal length 18 centimeter in air is immersed in water. तो ये convex lens है और इसकी focal length 18 सेंटीमीटर है एयर में. एयर में इसकी focal length 18 सेंटीमीटर है, तो I can write lens maker formula n lens minus 1 upon 1 by R1 minus 1 by R2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के बारे में
1.5 हमें गिवन है, तो आई कैन राइट इट 1.5। तो यहां से हम इस फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/18 इंटू 0.5। 1/18 इंटू 0.5 का मतलब हो गया 1/9। नाउ इट इज इमर्स्ड इनटू वाटर, तो वाटर में इसकी जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी, हमें कैलकुलेट करना है। वाटर में इसकी जो फोकल लेंथ होगी एफ डैश दैट इज 1.5 अपॉन 4/3। एन लेंस अपॉन एन मीडियम हो जाएगा, तो सराउंडिंग की फोकल मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये हम कह सकते हैं 3/2, तो 3/2 इंटू 3/4 होगा -1, और इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/9। तो हमें ये वाटर में फोकल लेंथ पता लग जाएगा कि वाटर में सबमर्ज करने पर क्या फोकल लेंथ मिलती है, 9/8, तो इट विल बी 1/8 इंटू 1/9, सो इट इज 1/72। तो जो वाटर में फोकल लेंथ एफ डैश होगी वो हमें मिल गई 72 सेंटीमीटर, और पहले इसकी फोकल लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन में कहा है चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, तो चेंज इन फोकल लेंथ एफ डैश माइनस एफ दैट इज 72 माइनस 18, और इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 54 सेंटीमीटर। 54 इज द चेंज इन फोकल लेंथ, इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।